हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल काल चक्र इतिहास की यात्रा में मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोधी वंश। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों में से अंतिम राजवंश हुआ करता था। लोधी वंश वैसे तो 75 साल तक चलता है, अर्थात 1451 से लेकर 1526 में जब इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर हराकर मुगल राजवंश की स्थापना कर लेता है। तो 1451 से लेकर 1526 तक का जो 75 वर्ष का समय है वो लोदी वंश का काल माना जाता है। लेकिन हुमायूं के वक्त 15-17 साल के लिए पुनः लोधी वंश की स्थापना होती है, अफगान वंश की स्थापना होती है, जिसमें शेरशाह सूरी है वो प्रमुख शासक होता है। लेकिन इस 1526 के पानीपत युद्ध के बाद में दिल्ली सल्तनत काल की जो पतन है वो हो जाता है। उसके बाद में मुगल काल की स्थापना है वो होती है। तो जो लोधी वंश है वो मुख्यतः 75 वर्ष तक चलता है और यह दिल्ली सल्तनत काल के 5 राजवंशों में से अंतिम राजवंश हुआ करता था। और दिल्ली राजवंश में जो 5 राजवंश हुआ करते थे सल्तनत काल में, उनमें पहले के प्रथम जो 4 हैं वो अलग थे, तुर्की थे, और जो 5वां और अंतिम था वो अफगानी था। अर्थात पहले के जो 4 राजवंश थे उनको स्थापित करने वाले संस्थापक थे वो तुर्की मूल के थे, और जो 5वां राजवंश है वो अफगानी मूल का राजवंश हुआ करता था। तो आज के इस टॉपिक में हम जो 5वां राजवंश है जिसको लोधी वंश कहा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो अफगान राजवंश का जो द्वितीय पार्ट है जिसमें जो शेरशाह सूरी शासक बनता है उसको हम मुगल काल को पढ़ते वक्त देखेंगे। तो यह 75 वर्ष का जो कालखंड है इसमें मुख्यतः 3 शासक हैं वो लोधी वंश के शासन करते हैं। हमने पढ़ा था इससे पहले सैयद वंश हुआ करता था, और सैयद वंश बिल्कुल अल्पकालीन था। सैयद वंश का अंतिम जो शासक था अलाउद्दीन आलम शाह, उसने देखा कि राजनीतिक जो उठापटक है वो उसके अनुकूल माहौल नहीं है। उसने स्वेच्छा से ही दिल्ली की गद्दी छोड़ दी और सुल्तान का पद छोड़ दिया। उसका जो प्रमुख व्यक्ति था बहलोल लोदी, वो अलाउद्दीन आलम शाह की गद्दी छोड़ने पर शासक बनता है और वो लोधी वंश की स्थापना करता है। अर्थात जब कभी भी प्रश्न आता है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था तो उसका उत्तर होगा बहलोल लोदी। बहलोल लोदी है वो लोधी वंश का संस्थापक था। ये जो लोधी थे ये लोदियों की साहूखेल शाखा के थे। बहलोल लोदी ने अपने शासनकाल में अफगानी लोगों को भारत आने के लिए आमंत्रित भी किया, और बहुत सारे अफगानी लोग उसके शासनकाल में अनुकूल माहौल मिलने के कारण भारत में आए भी। बहलोल लोदी ने जो महत्वपूर्ण काम किया वो उसका यह था कि उसने 1484 में जौनपुर को जीता। जौनपुर एक नगर है जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्के भी चलाए, और यह बहलोली सिक्के न सिर्फ लोधी काल में चलायमान रहे बल्कि अकबर के आने से पहले तक मुगल काल में भी यह बहलोली सिक्के हैं वो चलते रहे। तो जब यह पूछा जाता है कि बहलोली सिक्के किसने चलाए तो उसका उत्तर होगा बहलोल लोदी ने चलाए। उसके बाद में हम बात करते हैं तारीखे दाऊदी की, जिसका लेखक अब्दुल्लाह था।
यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि तारीख दाऊदी पुस्तक का लेखक कौन है। तो तारीख दाऊदी पुस्तक का लेखक जो है वो अब्दुल्लाह है। तारीख दाऊदी में अब्दुल्लाह लिखता है कि बहलोल लोदी अपने सरदारों के सामने कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठता था। लोदी काल को हम देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि उसमें सरदारों का जो महत्व है वो अत्यधिक था। सुल्तान की जो स्थिति है वो समानों में प्रथम जैसी ही थी। सुल्तान है वो अपने सरदारों के सामने गद्दी पर बैठने में हिचकिचाते थे। बहलोल लोदी तो कभी बैठा भी नहीं। हाँ, यह अलग बात है कि इस लोदी वंश के एक शासक जिसको सिकंदर लोदी के नाम से जाना जाता है, उसने पूर्ण प्रभुता संपन्न शासक की तरह व्यवहार भी किया और वो गद्दी पर भी बैठा और उसने अपने सरदार थे उनको नियंत्रण में भी रखा। तो हम बात करेंगे अब सिकंदर लोदी की, जो बहलोल लोदी के बाद में लोदी वंश का शासक बनता है और दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है। सिकंदर लोदी का जो शासन काल है वो लंबा कालखंड था। वह 1489 से लेकर 1517 तक अर्थात 28 साल तक वह शासन करता है। उसका शासन मजबूती से चलता है। हालांकि वह एक कट्टर मुसलमान था और उसने अपनी हिंदू प्रजा पर अत्याचार करने में कोई कमी नहीं रखी। यूं कहें कि यह औरंगजेब का अग्रज था। उसने एक ब्राह्मण को सिर्फ इतना कहने के कारण ही मृत्युदंड दे दिया था कि उसने यही कहा था कि हिंदू और इस्लाम दोनों ही समान रूप से पवित्र धर्म है। मात्र इतना कहने पर भी उसने उस व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। तो उसका शासन कितना अत्याचार पूर्ण रहा होगा इसकी कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। सिकंदर लोदी जो है उसने ही आगरा नगर को बसाया था। आगरा को उसने 1504 में बसाया। बाद में उसने वहां बादलगढ़ किला भी बनाया और 1506 में उसने आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया। आगरा की जो अवस्थिति है वो भौगोलिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती थी, क्योंकि एक तो आगरा व्यापारिक मार्गों पर स्थित था और दूसरा आगरा से जो राजपुताना था वो निकट था और राजपुताने पर नजर रखी जा सकती थी, क्योंकि राजपुताना से राजपूत शासकों से हमेशा दिल्ली सल्तनत के शासकों को खतरा बना रहता था। और यह खतरा कैसा था वो हम इब्राहिम लोदी जो कि सिकंदर लोदी के बाद शासक बनता है उसमें देखते हैं कि इब्राहिम लोदी राणा सांगा के द्वारा घटोली युद्ध में पराजित होता है। तो 1506 में वो आगरा को अपनी राजधानी बनाता है और आगरा की स्थापना है वो 1504 में करता है। यह परीक्षा में प्रश्न कई बार आ चुका है कि आगरा की स्थापना किसने की थी, तो इसका उत्तर होगा सिकंदर लोदी। और आगरा की स्थापना कब हुई थी, तो इसका उत्तर होगा 1504। अर्थात आगरा को वर्तमान की बात करें तो 500 वर्षों से ज्यादा समय बसे हुए हो चुका है। इसने नाप के लिए एक पैमाना चलाया था सिकंदर लोदी ने, जिसको गजे सिकंदरी कहा जाता है, जिसको गज ए सिकंदरी कहा जाता है। यह 30 इंच का एक पैमाना हुआ करता था जिससे माप की जाती थी। यह 30 इंच का पैमाना होता था, इसको गजे सिकंदरी कहा जाता था और इसको सिकंदर लोदी ने शुरू किया था। तो यह भी परीक्षा में पूछा जा
सकता है कि गजे सिकंदरी जो है वो कौन से शासक ने अपने शासनकाल में चलाया था। यह एक नापने का पैमाना था जो कि 30 इंच इसकी लंबाई हुआ करती थी। सिकंदर लोदी ने एक ग्रंथ का, जो कि आयुर्वेदिक ग्रंथ था, अर्थात आयुर्वेद विषय पर लिखा हुआ ग्रंथ था, उस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया और उस ग्रंथ का नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। उस ग्रंथ का नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। यह जो ग्रंथ है इसका यह लिखा नहीं था, इसका सिर्फ फारसी में अनुवाद किया गया था, ध्यान रखना। कई बार यह भूल हो जाती है कि अनुवाद को भी ऐसा दिमाग में चढ़ जाता है कि जैसे इसको लिखवाया गया हो। यह अनुवादित ग्रंथ था जो कि आयुर्वेद विषय पर था और इसको अनुवाद फारसी में करने के बाद में जो नाम दिया गया वो फरहंगे सिकंदरी था। और एक जो ग्रंथ है जो गान विद्या पर है, गायन विद्या पर है, सिंगिंग पर है, उसको उसने लिखवाया और उसका जो नाम है वो लज्जत ए सिकंदर शाही दिया गया। इसको लज्जत ए सिकंदर शाही नाम दिया गया। आप लज्जत पापड़ याद रख सकते हैं, तो उससे लज्जत ए सिकंदर शाही, यह गान विद्या पर था। ये दो ग्रंथ हैं, यह सिकंदर लोदी से जुड़े हुए हैं। इनके बारे में परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, इसको आप याद कर सकते हैं। फिर वह कविताएं भी लिखता था, शेर व शायरी भी करता था, और वो जो कविताएं शेर व शायरी जो लिखता था वो दूसरे उपनाम से लिखता था, और उसका जो उपनाम, वो जिस नाम से लिखता था उसका नाम है गुलरखी। यह गुलरखी नाम से शेर व शायरी करता था। तो यह भी है, क्योंकि शेर व शायरी में ऐसा देखने में आता है कि दूसरा नाम रखकर ही अक्सर लोग हैं वो किया करते हैं। तो सिकंदर लोदी के बारे में महत्वपूर्ण जो पॉइंट बिंदु थे वो यही थे जो कि परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अब सिकंदर लोदी के बाद की हम बात करें तो जो नेक्स्ट शासक आता है वो आता है इब्राहिम लोदी। यह इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत काल के शासक की बात करें या लोदी वंश के शासक की बात करें, अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी जो है वो 1517 में शासक बनता है। उसका जो शासन समय है वो 1517 से लेकर 1526 अर्थात 9 वर्ष का समय रहता है। वह शासक बनता है 1517 में। उसी वर्ष उसकी जो लड़ाई है वो मेवाड़ के शासक राणा सांगा से होती है और जिसमें इब्राहिम लोदी हारता है, और इस युद्ध को इतिहास में घटोली का युद्ध कहा जाता है। यह परीक्षा में प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। घटोली का युद्ध तो यह इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य हुआ। इसका जो समय है वो 1517 है। ये आप याद रखिएगा, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। एक युद्ध जो है इब्राहिम लोदी का होता है जो कि निर्णायक युद्ध माना जाता है, और वो होता है इब्राहिम लोदी का राणा सांगा के साथ में। यह युद्ध है वो इतिहास में पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। पानीपत के युद्ध की बात करते हैं तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पहला जो युद्ध है वो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था जो कि 1526 में हुआ था। पानीपत का जो युद्ध है, पानीपत का युद्ध यह 1526 में हुआ था। पानीपत
जो शहर है उसके पास के मैदानों में यह युद्ध हुआ था। और पानीपत में इसके अलावा दूसरा जो युद्ध है वो हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के साथ हुआ था, जो कि 1556 में हुआ था। इसके अलावा जो तृतीय युद्ध है पानीपत का वो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के साथ हुआ था, जो कि 1761 में हुआ था। इस तरीके से पानीपत के 3 युद्ध इतिहास में प्रसिद्ध हैं और 3 युद्ध किनके मध्य हुए थे ये भी आपको बताया है, और इनका टॉपिक आने के वक्त इनको विस्तार से भी बताया जाएगा। तो पानीपत का युद्ध है वो 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी की हार होती है। और इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा भी जाता है और इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ में ही सल्तनत काल जो है उसका भी अंत हो जाता है। सल्तनत काल जो कि 1206 से लेकर 1526 के 320 वर्षों का समय है, जिसमें 5 राजवंशों ने शासन किया और इसमें कई महत्वपूर्ण शासक भी शासन करने को आए। लेकिन इसका अंत पानीपत के मैदान में 1526 में होता है। संपूर्ण सल्तनत काल के समस्त सुल्तानों में एकमात्र इब्राहिम लोदी ही ऐसा शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है कि कौन सा सल्तनत कालीन शासक है वो युद्ध भूमि में मारा गया, क्योंकि यह एकमात्र शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया, बाकी कोई भी शासक युद्ध भूमि में नहीं मारे गए। तो वो शासक इब्राहिम लोदी है। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद में सल्तनत काल का अंत हो जाता है और उसके बाद में मुगल काल की शुरुआत होती है, जो कि आधुनिक भारत की शुरुआत या आधुनिक भारत के इतिहास तक किसी न किसी रूप में चलता है। 1857 की क्रांति तक किसी न किसी रूप में मुगल काल है वो चलता है और यह सल्तनत काल है वो यहीं पर समाप्त होता है। तो इसकी जो मुख्य बातें हैं वो यह है कि सल्तनत काल है वो 1206 से लेकर 1526 तक के 320 वर्षों तक चला था। इस सल्तनत काल में 5 राजवंशों ने शासन किया, जिसमें गुलाम वंश कह दो, खिलजी वंश कह दो, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, ये क्रमशः थे। इसमें महत्वपूर्ण जो शासक थे वो जो आए थे वो महमूद बिन तुगलक हैं, अलाउद्दीन खिलजी हैं, बलबन हैं। ये महत्वपूर्ण शासक इस सल्तनत काल के रहे। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।